हेलो दोस्तों, तो रैपिड रिवीजन की सीरीज में आज हम शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो, हमें मालूम है कि आपने नीट 2026 के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जहां पर हमें सारे चैप्टर्स का रिवीजन वन शॉट में करना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जिसमें मैंने आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट कर देंगे। इवन अगर आपने पूरे साल सही से तैयारी नहीं भी की है ना, तो इन लेक्चर्स को देखने के बाद आई स्वेयर कि आप अगर पीवाईक्यूज करने बैठे तो पिछले 38 साल के पीवाईक्यूज आप खुद कर जाएंगे। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। लेकिन उसके पीछे कंडीशन यही है कि आप इन वीडियोस को बहुत ज्यादा फोकस होकर देखो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो जी, सबसे पहले इस चैप्टर में जो चीज आपको पता होना चाहिए वो क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। बड़ा बेसिक है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। आप लोग को मालूम है, जब पैदा हुए तब से हमने ये चीज सुन ली थी। मतलब जब 9th क्लास में पहली बार पैदा होते हो, आप कॉन्शियस होते हो पढ़ाई को लेकर के, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस बता दिया जाता है क्या, कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट, और उसके अलावा जितने भी पाथ होंगे, जितने भी पाथ लेंथ, वो सारे डिस्टेंस कहलाएंगे। इवन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन क्योंकि वो सबसे छोटा है, प्लस वो एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इसीलिए उस सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है आपके पास, डिस्टेंस आपके पास एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जी। अगला, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि आपके पास जो डिस्टेंस है ना, वो डिपेंड करेगा पाथ लेंथ पे। बेसिकली ये पाथ डिपेंडेंट है, और डिस्टेंस की डेफिनेशन ही है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो क्या पाथ कवर हो रहा है उसके ऊपर डिस्टेंस डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मात्र डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर। आपने किस पाथ को फॉलो किया उससे डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपनी घर के फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पर जा रहे हो और आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने ब्रह्मांड का चक्कर लगाया नहीं लगाया। डिस्प्लेसमेंट को मात्र इस बात से मतलब है कि आप कहां से गए और कहां गए। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है क्या, कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। ठीक है जी। बराबर कब होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे शॉर्टेस्ट पाथ पर। अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ ही ट्रेवल कर रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस है वही असल में क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इन जनरल हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अच्छा, या बराबर होगा किस पे, शॉर्टेस्ट पाथ में, देख लिया आपने। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहने वाला है, और जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो है, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। ये रेशियो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है जी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं स्पीड पे। स्पीड बेसिकली क्या है, देखो मैं बेसिक चीजें कवर कर रहा हूं, आप सबको आती है मैं जानता हूं, लेकिन ये बेसिक चीजें कवर कर रहा हूं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी। स्पीड क्या है आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट क्या है जी, मीटर पर सेकंड, डायमेंशन की बात करेंगे एल टी माइनस 1। अब स्पीड की ना दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी कैसे, या तो मैं आपसे पूछूंगा भाई मुझे ये बताओ कि 2 घंटे में आपकी स्पीड क्या रही, या यूं बताओ कि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपकी स्पीड क्या रही, या फिर मैं यूं कहूंगा कि जब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपकी स्पीड क्या रही। अब ये बात आप भी जानते हो कि ये सवाल बड़ा इलॉजिकल है, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है नहीं, स्पीड तो वेरी कर रही होगी ना। आप जो, अगर मैं पूछूं 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपकी स्पीड क्या रही, तो भाई 2 बजे आप चले होगे, 3 बजे आप किसी चाय की दुकान पर रुके होगे, आपने चाय पी होगी, स्पीड 0 हो गई होगी, फिर आप चले होगे, फिर आपको वॉशरूम आ गया होगा, फिर आप रुके होगे, फिर आपने चलना शुरू कर दिया होगा। तो स्पीड तो वेरिएबल है, बीच में रेड लाइट्स भी आई होंगी। तो अगर मैं ऐसी स्पीड की बात कर रहा हूं जो मैं एक्चुअल एक किसी पर्टिकुलर लेंथ में स्पीड पूछूं, या मैं टाइम इंटरवल्स के बीच में स्पीड पूछूं, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, एवरेज स्पीड की। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप मुझे अपनी स्पीड बताओ 5:40 पर, एग्जैक्ट इस टाइम पर क्या स्पीड थी, तो वो मैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड पूछ रहा हूं ना, तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बीच में क्या वेरिएशन आया कोई मतलब नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस को हम सॉल्व करने वाले हैं कैलकुलस मेथड से, जहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। बात करें वेलोसिटी की, तो सबसे पहली बात आप ये समझो कि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अपन वेलोसिटी कहते हैं। हेलो, हाँ भाई, नीचे हूँ। नीचे हो, बड़ी जल्दी नहीं आ गए? जल्दी आ गया। हाँ 9:30 की टाइमिंग थी ना। हाँ 10 मिनट पहले आ गया। अच्छा, कौन कौन साथ में? नहीं है भाई। बस यार 2-4 मिनट वेट कर लो, फोन करता हूँ मैं, ठीक है, आ जाना कोई थोड़ा दिक्कत सा। नहीं। हाँ, आप काम आगे लीजिएगा। जा रहे हैं डिस्टेंस कर दीजिए इसीलिए मैंने। तो कब बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। तो मालूम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाने में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम नया नाम देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया कितने टाइम में, ये रेशियो ही आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब भाई कहीं ना कहीं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो है ना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या हम स्पीड नहीं कर सकते? तो हम ये बात भी तो कह सकते हैं ना क्या, कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पर कवर की गई स्पीड ही वेलोसिटी कहलाती है। लेकिन इसको नया नाम क्यों दिया, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए है, इसके पास डायरेक्शन होगी। तो अगर हम बात करेंगे फॉर्मूले की, सिंपल है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड, डायमेंशन है LT-1। सिमिलरली अगर आप एक पूरे होल इंटरवल के लिए या होल पाथ के लिए निकाल रहे हो तो एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस को हम सॉल्व करेंगे dx/dt से, कैलकुलस मेथड लगाएंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो ये बड़ी ही आसान तरीके से कवर हो जाएगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहो। बस आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी क्या है, नथिंग बट इटसेल्फ स्पीड कैलकुलेटेड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। और आपको ये भी ध्यान देना है कि एट शॉर्टेस्ट पाथ जो स्पीड है ना, उसके पास डायरेक्शन होगी, और इसीलिए उसको हम वेलोसिटी कह देते हैं। कुछ बातें में क्या ध्यान रखनी है, क्या कि बता चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली वेलोसिटी बराबर स्पीड होगी, उसका रेशियो इक्वल टू 1 होगा, किस पे, शॉर्टेस्ट पाथ पर। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा बात करें तो डिस्टेंस डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, इसलिए रेशियो ग्रेटर देन 1 रहेगा। सिमिलरली स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ी रहेगी, इसलिए वेलोसिटी जो रेशियो है ग्रेटर देन 1 रहने वाला है। आइए जी, एक सवाल करते हैं छोटा सा। सवाल यहाँ पे आपको क्या दिया है कि अ ट्रक ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, ठीक है, इन 20 मिनट्स ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, सडनली आउट ऑफ फ्यूल। नाउ ट्रक ड्राइवर वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर। बना लेते हैं पहले कि सबसे पहले ये कह रहा है कि ट्रक ने कितना 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, कितनी देर में जी, 20 मिनट में। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि आउट ऑफ फ्यूल ट्रक ड्राइवर वॉक्स फॉर, अब यहाँ पे जाके जब फ्यूल एंड हुआ तो उसके बाद उसने 1 किलोमीटर और चला, कितनी देर तक, 20 मिनट के लिए। अच्छा, परचेज फ्यूल फ्रॉम पंप एंड टर्न्स बैक टू ट्रक इन 10 मिनट्स। अब यहाँ से ये भाग भाग के वापस ट्रक पर आगे, कितने मिनट में जी, 10 मिनट में। तो आपसे कह रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो पहला पार्ट अगर हम सॉल्व करें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ गया, 1 यहाँ गया और 1 वापस आया, तो कितना हो गया, ये 6 किलोमीटर। सेकंड पार्ट की बात करिए, सवाल बड़ा हल्का लिया है सिर्फ पीछे वाले फॉर्मुलोस को क्लियर करने के लिए, वरना आगे आपके पास बहुत जबरदस्त PYQs दे रखे हैं, उसको भी करेंगे। देखो इधर, और ये कुछ बढ़िया चीज बनाई है आपके लिए, यहाँ पर आते हैं। कह रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो जी इनिशियली यहाँ है, घूम के फाइनली फिर से यहीं पहुंच गया ना, तो इनके बीच का गैप कितना है, 4 किलोमीटर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा पूरे मोशन का, 4 किलोमीटर। अगला कह रहा है आपसे क्या, कि स्पीड ऑफ ड्राइवर इंटायर मोशन, मतलब एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। तो वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 6 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम दैट इज 550 मिनट। तो इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर को मीटर में, ठीक है, और मिनट को सेकंड में, तो यह से आपके पास आंसर आने वाला है, 1 0 से ही जाएगा, तो यह 1 बचेगा, 6 से 6 जाएगा, तो ये आपके पास 10/5 आ जाएगा, आई थिंक, है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन सही कर रहे हैं ना, 0 जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या 10 बचा, ठीक है जी। अब थर्ड क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम तो 50 मिनट ही लिया है, ठीक है जी। तो 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 0 से ऊपर जाएगा, ऊपर 40 बचेगा, नीचे कितना बचेगा आपके पास, 5 6 30 बचेगा, तो 4/3।
इतने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये तो मैंने बेसिक सा क्वेश्चन लिया सिर्फ आपको फॉर्मूलेस कैसे इंप्लीमेंट करने हैं बताने के लिए। अब असल में जो क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, बड़ा अजीबोगरीब सा आएगा। कैसे, देखो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखी है। क्या, इनको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन का सिनेरियो ये चल रहा है कि कोई गाड़ी, कोई पर्सन किसी डिस्टेंस को दो इक्वल हाफ में ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड के साथ। रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई मोशन ऐसा है कि वो दो इक्वल हाफ में ट्रेवल हो रहा है, दो इक्वल हाफ में ट्रेवल हो रहा है और दोनों हाफ में वेलोसिटी अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या आने वाला है जी? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई डिस्टेंस है वो तीन इक्वल पार्ट में कवर हो रहा हो, तीन इक्वल पार्ट में, और तीनों में स्पीड अलग अलग हो, तो जो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट इज 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 अपॉन v1 प्लस v1v3। ठीक है जी। अब ये स्पेशल केस ध्यान रखना, इस पे आज तक नीट में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इवन नॉट इन जेई में अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपको ये कैटेगरी देखने को मिल सकती है। ये आपसे क्या कहता है कि आपके पास डिस्टेंस को दो इक्वल हाफ में तो ट्रेवल किया, ठीक है जी, पहले हाफ में स्पीड कुछ v1 रही, लेकिन अगले हाफ को भी दो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया और उन टाइम इंटरवल में स्पीड जो है उसकी v2 और v3 है। तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी आपके पास 2v1 ब्रैकेट में v2 प्लस v3, v2 प्लस v3 और v1 प्लस v2 प्लस v2 प्लस v3 प्लस 2v1। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हैं सीधा, जैसे कि यहाँ पर आते हैं। कह रहा है कि व्हीकल ट्रेवल्स, इसको मैं रेड ले लूं, कह रहा है व्हीकल ट्रेवल्स द हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद 2v। अब रिमेनिंग क्या है भैया, अगर हाफ उसने v से कर लिया तो अगला भी डिस्टेंस भी तो हाफ ही बचा होगा ना। ठीक है, मतलब दो इक्वल हाफ में ट्रेवल करना और एक में स्पीड v है दूसरे में 2v है, तो एवरेज बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2v1v2 ब्रैकेट में v1 प्लस v2, इसको अप्लाई करेंगे अगर तो 2 इंटू वी इंटू 2v अपॉन v प्लस 2v कितना हो जाएगा 3v। तो आपके पास ये 4v अपॉन 3। ठीक है जी, आंसर क्या आ जाएगा 4v/3। तो दैट इज द आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपको आगे दिया है क्या, अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y, x से y जा रहा है विद स्पीड vu, ठीक है जी, एंड रिटर्न्स फ्रॉम y टू x विद स्पीड vd, y से x आ रहा है, द एवरेज स्पीड। अब देखो यहाँ पर ना ये भी दो इक्वल हाफ ही तो है, जितना गया उतना ही वापस आया, तो भाई ये दो इक्वल हाफ वाला ही तो केस हो गया ना। तो यहाँ पर भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम ही लगेगा क्या, कि टोटल 2v1v2 यानी 2vu/vd अपॉन में vu प्लस vd, तो 2vu/vd अपॉन vu प्लस vd, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ लूं तो ध्यान दो, यहाँ पर राउंड ट्रिप है, जहां से जा रहा है घूम के वापस वहीं पर आ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकाले तो वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि अ कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस विद 40 किलोमीटर एंड अनदर हाफ विद 60। तो दो स्पीड यहाँ पे 40 और 60 अपनों को दी है। तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालें तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा जी 100। तो इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 चौक 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, ये है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यूनिट की बात याद रखेंगे, यूनिट याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगा lt माइनस 2। एवरेज एक्सेलरेशन क्या, वही एवरेज वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ आपको एवरेज एक्सेलरेशन देगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। फॉर्मूला सिंपल है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको तो हम कैलकुलस से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, कुछ नोट पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं क्या, कि अगर v2 बड़ा है v1 से तो डेल्टा v जो है, v2 अगर आपके पास बड़ा होगा v1 से तो जो डेल्टा v है आपके पास वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अगर आपके पास v2 छोटा हो गया, v1 बड़ा है, मतलब बाद वाली वेलोसिटी कम है, पहले वाली ज्यादा है, तो डेल्टा v नेगेटिव आएगा, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ऐसे मोशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ठीक है जी, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला केस थोड़ा बढ़िया है, उस पर ध्यान देंगे। अगर v1 v2 बराबर है तो डेल्टा v जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब वेलोसिटी तो है, बॉडी मोशन तो कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन उसके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। देखो दो चीजें हैं, चलो मैं आगे दिखाऊंगा। एक यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, आगे आएगा एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे। खैर अभी यूनिफॉर्म मोशन समझ के हम आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन में समझ लिया है। तो अब सवाल यहाँ पे आपके पास कह रहा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज कर रहा है एक्स के साथ। अब भैया यहाँ पे आ गई आपके पास इक्वेशन। अच्छा देखो अभी तक हमने क्या कहा कि भाई कैलकुलस वाले सवाल आएंगे है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, इंस्टेंटेनियस स्पीड के, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, हम कैलकुलस से करेंगे। अब कैलकुलस कैसे पहचाने, तो बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जब भी आपको कहीं दिख जाए कि इक्वेशन सी गिवन है आपको, है ना, ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कुछ भी करके, एक्स की फॉर्म में इक्वेशन हो, टी की फॉर्म में हो, वाई की फॉर्म में हो, जेड की फॉर्म में हो, है ना, किसी की भी फॉर्म में हो, आर की फॉर्म में हो, इसका मतलब 110%, 200%, 1000% वहां पे कैलकुलस ही लगना है। मतलब यहाँ पे जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलस से करनी है। हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब पोजीशन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो v विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, पढ़ा था ना अभी, v विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। कहाँ गया ये रहा, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, थोड़ा सा छोटा, हाँ, v विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये आपके पास क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। और सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया था, a विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो फिलहाल इस सवाल में पहले हम v निकालेंगे और फिर v निकालने के बाद a के लिए हम dv बाई dt कर देंगे। अब डिवाइड में अगर dt है दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो कितना हो जाएगा आपके पास 2at माइनस 3bt स्क्वायर। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास 2a माइनस 6bt, ये एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन ये कुछ और पूछ रहा है, ये कह रहा है क्या, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो। अच्छा एक्सेलरेशन जीरो कब हो जाएगा, टाइम बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी इक्वेशन में एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दो। अगर एक्सेलरेशन को जीरो पुट करोगे तो 2a माइनस 6bt, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6bt विल बी इक्वल टू 2a, तो t विल बी इक्वल टू 2a बाय 6b, दैट इज a अपॉन 3b। तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास क्या कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद पोजीशन दिस दिस दिस, और पोजीशन आपको कितना दिया है, अल्फा टी स्क्वायर, पोजीशन यहाँ पे गिवन है, अल्फा टी स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर गामा टी प्लस डेल्टा, देन रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। अब फिर से इनिशियल वर्ड यूज कर लिया, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब कैलकुलस है, मतलब लगाना तो कैलकुलस है। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है dx बाई dt से। ठीक है जी, तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 अल्फा टी की पावर 3 प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा और प्लस डेल्टा, ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, जब आपका टाइम जीरो, तो अगर टाइम जीरो होगा तो v विल बी इक्वल टू ये खत्म ये खत्म, क्या बचेगा, सिर्फ गामा बचेगा। ठीक है जी, अगला आते हैं। अगला कह रहा है आपसे इनिशियल एक्सेलरेशन, तो इसका डिफरेंशिएट मारते हैं, फिर से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, a विल बी इक्वल टू dv बाई dt। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा, और गामा तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। अब इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए, फिर से क्या, टाइम बुरा चल रहा है तो टाइम को जीरो पुट कर देंगे, तो a विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2 बीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल एक्सेलरेशन जो आएगा दैट इज गामा अपॉन 2 बीटा आ जाएगा। सो दैट विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास सवाल क्या कि ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिस where constant then distance covered by it between 1 to 2 सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन पूछता तो हम dv बाई dt कर देते, लेकिन ये वेलोसिटी देके पोजीशन पूछ रहा है तो हम v विल बी इक्वल टू dx बाई dt करेंगे। अगर यहां से यहां जाने के लिए डिफरेंशिएशन करना है तो यहां से यहां आने के लिए अपनों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dt मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, dx विल बी इक्वल टू v इंटू dt। अब ये लिमिट कहां से कहां लगवा रहा है, 1 से लेके 2 सेकेंड तक। ठीक है जी, अब dx को हम x मान लेंगे और v की वैल्यू अगर पुट करें सो a t प्लस बी टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन dt है ना, कहां से कहां, 1 से 2, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें सो दैट इज a t स्क्वायर बाय 2 प्लस बी टी क्यूब अपॉन 3, और लिमिट अगर हम पुट कर दें 1 से लेके 2, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, तो t की जगह 2 है ना, तो a इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस b इंटू 2 की क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 1 है तो ये a बाय 2 हो जाएगा और प्लस ये b बाय 3 हो जाएगा,
क्योंकि 1 की क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, इस स्क्वायर से ये 2 कट गया, ऊपर आपके पास बच रहा है कितना 2a, प्लस ये बच रहा है 8b/3, और माइनस ये बच रहा है आपके पास a/2, माइनस ये बच रहा है b/3। देखो यहाँ और यहाँ, तो 2a 2 दूनी 4, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 तो 3a/2, तो ये हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ और यहाँ से b/3 कॉमन निकाल लोगे तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, तो प्लस का 7b/3 आ जाएगा, तो 3a/2 प्लस 7b/3, सो दैट विल बी दी आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके पास क्या, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मास एंड मूविंग अलोंग वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ओह हाँ, ये सवाल बढ़िया है भाई। ये सवाल बढ़िया क्यों है, क्योंकि सबसे पहले इक्वेशन है मतलब कैलकुलस, इक्वेशन है मतलब कैलकुलस, ये बात तो पक्की है, लेकिन ये हमारी डिजायर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन में जो है वो टी की पावर चलनी चाहिए, ना कि एक्स की। तो इसको हम क्या करते हैं कि रूट एक्स विल बी इक्वल टू t-3 कर सकते हैं ना, अब होल स्क्वायर कर दो, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा t-3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, मतलब हमें ये x निकालना है जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, उसको जीरो पुट कर देंगे, फिर चेक करेंगे कि टाइम कितना आ रहा है, वो टाइम उठा के यहाँ पुट कर दिया जाएगा। अब वो सवाल हमने अभी पीछे किया था ना, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये इनिशियल वाला, नहीं ये वाला सॉरी, कि एक्सेलरेशन जीरो टाइम क्या होगा, तो भाई जैसे यहाँ एक्सेलरेशन जीरो करके टाइम निकाला, वैसे ही यहाँ वेलोसिटी जीरो करके पहले हम टाइम निकाल लेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट मारते हैं, दैट इज dx/dt हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या, पावर आगे पावर कम, तो 2t-3 इंटू में ब्रैकेट का अलग से करेंगे, तो वो आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। अब किसी को इसमें दिक्कत है तो खोल लो ना इसको यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको डिफरेंशिएट अगर मारोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2t 9 खत्म माइनस का 6, तो 2t-6 भी वही चीज तो है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वेलोसिटी आ गई, अब ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो, तो यहाँ वेलोसिटी को जीरो रख दो, और वेलोसिटी को अगर जीरो रखोगे तो 2 इंटू t-3 विल बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से t-3 विल बी इक्वल टू जीरो, यानी टाइम कितना आ गया आपके पास, 3 सेकेंड आ गया। अब इस 3 सेकेंड पर हमें डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो भाई टी 3 - 3 क्या हो जाएगा, जीरो, कुछ नहीं आएगा, नल, जीरो विल बी द आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपसे कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एज बीटी, मतलब एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल टू बीटी है। अब ये सवाल फिर से देखो, यहां पर इसने डायरेक्ट कोई इक्वेशन नहीं दी है ना, लेकिन इक्वेशन को शब्दों में दे दी, कि इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एज बीटी। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होगा, कुछ कांस्टेंट टाइम्स बीटी, हमें क्या निकालना है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहां से इंटीग्रेट करके पहले वेलोसिटी आएगी, dx/dt कर देंगे, फिर वहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो सॉरी, पहले हम यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं, a विल बी इक्वल टू dv/dt से, तो dv विल बी इक्वल टू a इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे, है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोल रहा है, v0 बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ v0 है, तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी v0 और फाइनल वेलोसिटी कुछ v ले लेते हैं, है ना, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, तो भाई dv का इंटीग्रेशन तो v हो गया, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी बोली है इसलिए v0 ले रहे हैं, वरना हम नहीं लेते। विल बी इक्वल टू वहां क्या हो जाएगा आपके पास, at हो जाएगा, बात समझ आ रही है ना, नहीं सॉरी bt हो जाएगा, हाँ bt, ए कहाँ से आ गया, विल बी इक्वल टू bt है ना, और इंटू में dt करा हमने, तो a की वैल्यू अगर पुट करोगे bt इंटू dt, ठीक है, कहाँ, जीरो से लेके t तक, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस v0 विल बी इक्वल टू, ये आपके पास bt² 2 हो जाएगा, जहां से v विल बी इक्वल टू v0 प्लस bt² 2 आ जाएगा। अब हम फिर से क्या करेंगे, v विल बी इक्वल टू dx/dt लगा देंगे, तो यहां से dx विल बी इक्वल टू v इंटू dt हो जाएगा, ठीक है जी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बताना है ना हमें, ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन x कर लो, और v की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, v0 प्लस का bt² 2 इंटू dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, 0 से t तक कर लेते हैं, तो v0 का क्या हो जाएगा, v0t प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, bt³ 6। बात समझ आ रही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, v0t प्लस bt³/6, सो दैट विल बी द आंसर। कि वो एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो पहले हम एक्सेलरेशन को जीरो कर देना,
तो f विल बी इक्वल टू एफ नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी। अब एक्सेलरेशन को जीरो करके पहले टाइम निकाल लो, तो हम उसको वेलोसिटी में पुट कर देंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन अगर हम जीरो कर दें, एफ जीरो कर दें, तो ये आपके पास 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये स्मॉल टी बाई कैपिटल टी विल बी इक्वल टू 1, तो स्मॉल टी विल बी इक्वल टू कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो वो आपके पास a इंटू डी टी के बराबर हो जाएगा, है ना। और a क्या है हमारे पास, यही मतलब एक्सेलरेशन को f से लिख रहे हैं यहाँ पर, तो वो हमारे पास है एफ नॉट इंटू में 1 एफ नॉट इंटू में 1 माइनस स्मॉल टी बाय कैपिटल टी इंटू डी टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास एफ नॉट टी हो जाएगा और माइनस का ये एफ नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2t हो जाएगा। अब t यहाँ पुट कर दो, तो v विल बी इक्वल टू टी पुट करोगे तो ये एफ नॉट टी माइनस का एफ नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2t, इससे ये चला जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई 2। सो आंसर विल बी इक्वल टू एफ नॉट टी बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, एफ नॉट टी बाई 2, दैट विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर। यहाँ एक चीज देखो क्या, कि अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ चल रहा है ना, तो उसका स्लोप, उसका tan थीटा आपको वेलोसिटी देगा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहा है तो उसका स्लोप, उसका tan थीटा आपको एक्सेलरेशन देगा। बस इस बात को ध्यान रख लो, आपका पूरा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, हम सीधा सवालों पे आते हैं, हम सीधा इनके सवालों पे आते हैं। जैसे कि अच्छा एक एग्जांपल ये और देख लें कि भाई हमें पता लगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब एक बात देखो ना कि यहाँ मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो लिए, ये ए बी सी डी, इन सब पे ना टेंजेंट प्लॉट किया ताकि हम एंगल ड्रॉ कर सके। अब एक मजे की बात समझो क्या, कि भाई यहाँ एंगल बनाओगे तो ये ऊपर बनेगा ना, ऊपर की तरफ, थीटा जो है कुछ ऊपर के डायरेक्शन में आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वेलोसिटी जो भी है पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, बी के लिए भी थीटा कहाँ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, वेलोसिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। सी के लिए आई थिंक जो थीटा है वो 0 डिग्री है ना, तो tan 0 अगर करोगे तो क्या आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, तो सी पे वेलोसिटी 0 है। डी की अगर बात करेंगे तो थीटा आपके पास क्लॉकवाइज है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, तो हम कहेंगे डी की वेलोसिटी नेगेटिव है। सिमिलरली ई की वेलोसिटी भी क्या आपके पास नेगेटिव। एफ पे फिर से अगर देखोगे तो थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो tan 0 0, तो यहाँ पे एफ की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। एंड लास्ट बचा आपके पास जी, तो जी का जो एंगल है फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, तो जी की वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहने वाली है। अब इस ग्राफ से सिर्फ इतना समझ लो कि हमें कब वेलोसिटी पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब जीरो लेनी है। बड़ा सिंपल सा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, बड़ा सिंपल सा रूल है क्या, कि अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चलेगा थीटा, तो उस केस में नेगेटिव लेंगे। अगर आपके पास क्लॉकवाइज चलेगा, सॉरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव लेंगे। अगर आपके पास क्लॉकवाइज चलेगा तो उस केस में हमें थीटा को नेगेटिव, स्लोप को नेगेटिव लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगर ये ध्यान रखोगे तो सवाल बड़े आसान रहने वाले आपके लिए। पहले एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि आपको निकालना है क्या, कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड बी। तुम्हें अगर कार ए की वेलोसिटी चाहिए तो वी ए किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, tan 45 के। ठीक है ना, दैट इज 1। और अगर बी की वेलोसिटी चाहिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, tan 30 के। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच कार हैज ग्रेटर वेलोसिटी। तो भाई देखो ना, एंगल ज्यादा बड़ा किसका है, ए का तो छोटा है, बी का एंगल ज्यादा बड़ा है, तो हमें दिख रहा है कि थीटा बी जो है ग्रेटर देन थीटा ए है, यानी वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो बड़ी रहेगी वेलोसिटी ऑफ ए से। ठीक है, ये तो बड़े तुच्छ से सवाल थे, इनमें कुछ है ही नहीं करने लायक, ये मैं ना भी बताऊं तब भी आप कर लोगे। आगे आते हैं, ये आपके पास 2008 का आया हुआ सवाल है, जहां पे आपसे ये कह रहा है कि पार्टिकल शोइंग डिस्टेंस टाइम कर्व इन गिवन फिगर द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब जहां एंगल मैक्सिमम होगा। अगर डी पे बनाओगे तो स्लोप इस तरफ जाएगा, सी पे बनाओगे इस तरफ जाएगा, बी पे बनाओगे ऐसे जाएगा, ए पे बनाओगे ऐसे जाएगा, तो मैक्सिमम एंगल तो सी पर बनेगा ना, मैक्सिमम एंगल सी पर बनेगा, तो मतलब सी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। आगे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इस पे जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना, यकीन मानो उससे बाहर मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं दिखने वाला, इवन नॉट इन जी, आपको नजर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, तो आते हैं सवालों पे। जैसे मैं कलर चूज कर लूँ यहाँ पे ब्लू। अब ये कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ एक्सटी ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो जरा भाई, अगर आप स्लोप प्लॉट करोगे, इधर थीटा ये रहा, यहाँ थीटा और बढ़ गया, यहाँ थीटा और बढ़ गया, तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपका जो एंगल है वो बढ़ता चला जा रहा है ना, एंगल बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, टाइम के साथ साथ बढ़ेगी। क्यों,
क्योंकि xt का स्लोप जो है, xt का स्लोप वेलोसिटी देगा। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, अगर ये क्लियर हुआ तो जरा यहां देखो, अब यहां स्लोप प्लॉट करो, यहां स्लोप प्लॉट करो, यहां प्लॉट करो, यहां टेंजेंट प्लॉट करो। अब चेक करोगे हर जगह एंगल बराबर आ रहा है, हर जगह थीटा बराबर है, मतलब हर पॉइंट पे टेन थीटा बराबर है, मतलब और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टेन थीटा आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा यहाँ पर? कांस्टेंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना? ठीक है जी। अब जरा फटाक से मेरे को इसका आंसर दो कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भाई वेलोसिटी, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप प्लॉट करोगे तो आपको दिख रहा है एंगल में कोई चेंज नहीं है, एंगल कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। और पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है जी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भाई अगर यहाँ कहीं भी आप एंगल प्लॉट करोगे तो हर जगह क्या आएगा? जीरो आएगा ना। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितना आने वाला है यहाँ पर? जीरो आने वाला है। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अब ये जो मोशन है ना, इस मोशन को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब ये मोशन कैसा है? ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। आगे आते हैं, जरा इसका बताना मुझे कि एक्सटी ग्राफ ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो रेस्ट पर है। अगर वो रेस्ट पर है तो भाई वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है ना? कुछ अच्छे ग्राफ्स पकड़ते हैं, आइए इधर देखो जरा। अब अगर यहाँ पे हम स्लोप प्लॉट करने जाएं इस ग्राफ में, एक्सटी के ग्राफ में, तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि यहाँ पे एंगल है ज्यादा, अब और कम हो गया, अब और कम हो गया, अब और कम हो गया। यहाँ पर एंगल समय के साथ साथ घट रहा है, मतलब स्लोप घट रहा है। और पोजीशन टाइम का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो समय के साथ साथ घट रही है। ठीक है जी। अब अगर यहाँ आप स्लोप टेंजेंट्स प्लॉट करने जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि एंगल जो है अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन है तो कांस्टेंट। एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है लेकिन है तो कांस्टेंट। और वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट, लेकिन क्लॉकवाइज है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है। बात समझ आई? ठीक है जी। जरा यहाँ देखो फिर से वही कहानी कि भाई यहाँ पे आप टेंजेंट प्लॉट करोगे इधर आएगा, यहाँ टेंजेंट प्लॉट करोगे यहाँ आएगा, यहाँ प्लॉट करोगे यहाँ आएगा। तो अब यहाँ देखो आपके पास जो एंगल है वो बढ़ता चला जा रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि एंगल क्लॉकवाइज है तो जो वेलोसिटी बढ़ेगी वो आपके पास क्लॉकवाइज है ना, तो मतलब नेगेटिव में इंक्रीज हो रही होगी। बात समझ आ रही है ना? वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव में इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो एंगल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ता चला जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो, लेकिन क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव में बढ़ेगी। बात समझ आई? ठीक है जी। अब यहाँ स्लोप प्लॉट करो, देखो एंगल क्या दिख रहा है आपको? कांस्टेंट दिख रहा है, स्लोप कांस्टेंट दिख रहा है ना? और कैसा है जी? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। और आपको मालूम है कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देगा? आप लोग को एक्सेलरेशन देगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कांस्टेंट जा रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, जरा इसको देखो। यहाँ पर जैसे जैसे आप एंगल प्लॉट करेंगे, अब देखो यहाँ एंगल आपको घटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो कुछ और है, यहाँ एंगल और कम हुआ, यहाँ एंगल और कम हुआ, लेकिन ये किस में है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका मतलब वेलोसिटी समय के साथ घट रही है, बट नेगेटिव में घट रही है, बट नेगेटिव में घट रही है, तो वेलोसिटी कुछ ऐसे आने वाली है। बात समझ आ रही है? वेलोसिटी घट रही है बट नेगेटिव में, और एक टाइम पे चलते तो जीरो भी हो जाएगी। अच्छा जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे स्लोप प्लॉट करें इस तरह से, वेलोसिटी घट रही है बट नेगेटिव में ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल कांस्टेंट है और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, बट कांस्टेंट क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला है। इसकी फीलिंग नहीं आ रही ना? जरा इसकी फीलिंग लेते हैं। देखो हमें मालूम है वेलोसिटी घट रही है, मतलब पहले अगर -4 थी बाद में -2 हो गई है ना। अगर आपके पास की इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भाई फाइनल वेलोसिटी -2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी -4, तो सॉल्व करके प्लस का 2 ही तो आएगा अपॉन टाइम, अगर 1 सेकंड ले ले। बात समझ आ रही है ना? तो इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। अब इन चीजों को आपको रटना नहीं है, ये सारा का सारा खेल जो है ना वो स्लोप की वजह से है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो ग्राफ बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट दिस एक्सटी ग्राफ इनटू वीटी ग्राफ। तो देखो यहाँ पे दो तरह का मोशन हो रहा है। पहले इसको दो हिस्सों में अगर हम डिवाइड कर लें तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि एंगल जो है समय के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है,
और कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इतने हिस्से के लिए, मात्र इतने हिस्से के लिए अगर हम वीटी ग्राफ प्लॉट करें, सिर्फ इतने हिस्से के लिए, तो वेलोसिटी कैसी है जी, लीनियर बढ़ेगी। समझ आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि एंगल बढ़ता चला जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जरा नोटिस करो क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल जो है घटता चला जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, और एंगल अभी भी कैसा है, क्लॉकवाइज है। मतलब वेलोसिटी घटेगी बट पॉजिटिव में ही घटेगी, क्यों, क्योंकि सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव में ही घटेगी, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी का ये कह रहा है कि आपको एटी बनाना है। ठीक है, अब अगर हम एटी बनाए इसी का, तो वीटी ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं ना, इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर ले जाते हैं। वीटी ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो पहले केस में देखो आपके पास जो स्लोप है वो कांस्टेंट है और एंटी क्लॉकवाइज है। तो कांस्टेंट और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा छोटा करो इसको। ठीक है, अब अगले हिस्से में आप देखो कि फिर से स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अब कैसा है, क्लॉकवाइज है। मतलब अब एक्सेलरेशन क्या होगा, अब एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव कांस्टेंट, होगा तो कांस्टेंट बट नेगेटिव कांस्टेंट होगा। बात समझ आ रही है ना। तो ये आपके पास इस xt ग्राफ का प्रॉपर at और vt ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव रहने वाला है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है ड्रॉ xt vt at ग्राफ ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, अगर हम एक xt ग्राफ प्लॉट कर ले, है ना, इस तरह से ये x ले लिया, t ले लिया, किसी प्रोजेक्टाइल को आपने u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया तो कुछ ऐसा मोशन करेगा ना वो। ठीक है, तो इस मोशन के लिए आपसे xt at xt तो बना दिया हमने, अभी vt और at बनाना है। तो इसको भी देखो दो हिस्सों में बांटो पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन अलग अलग है। कैसे अलग है, यहाँ पे देखो स्लोप जो है घटता चला जा रहा है ना, और एंटी क्लॉकवाइज है, तो घट रहा है मतलब वेलोसिटी घटेगी, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव में ही घटेगी। तो अगर इसके लिए हम वीटी ग्राफ बनाएं, इसके लिए अगर हम वीटी ग्राफ बनाएं, थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो पहले क्या हो रहा है, वेलोसिटी घटेगी, घटते 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 घटते, अच्छा एक टाइम पर जीरो भी होगी। जीरो क्यों होगी, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो टेंजेंट प्लॉट करोगे तो थीटा जीरो हो गया होगा ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि वेलोसिटी, अब स्लोप जो है बढ़ता चला जा रहा है, दिख रहा है ना। मैं थोड़ा सही से प्लॉट करूं अगर इसको, एक बात नोटिस करो कि स्लोप जो है इधर है, अब और इधर है, अब और इधर है, एंगल बढ़ता चला जा रहा है। ये एंगल कुछ और है, ये एंगल और ज्यादा है, लेकिन ये एंगल बढ़ रहा है बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। समझ आ रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। लेकिन नेगेटिव में क्यों होगा, क्योंकि एंगल आपके पास क्लॉकवाइज है, मतलब यही से ये आगे और कंटिन्यू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आने वाला है। अच्छा, इसके लिए अगर हम एटी ग्राफ बनाएं तो समझ लेते हैं एटी ग्राफ। तो भाई ये तो मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल है। पूरे मोशन में अगर आप देखोगे तो स्लोप कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है ना, और कैसा है, क्लॉकवाइज है। मतलब पूरे मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव रहने वाला है। पूरे मोशन के लिए एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव रहने वाला है। और प्रोजेक्टाइल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर याद है तो मालूम है ना कि पूरे प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो होता है, और वो हमेशा कहाँ लग रहा होता है, नीचे लग रहा होता है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन पूरे मोशन का नेगेटिव आएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है कि तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये 2024 का है हुआ सवाल है। आपसे कह रहा है कि वीटी ग्राफ प्लॉट फॉर मोशन दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके 3 हिस्से में बांटते हैं इसको। इसका आपको एक्सेलरेशन टाइम बनाना है, क्योंकि बड़ा सिंपल है यार। यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे तो एंगल कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट में तो एक्सेलरेशन रहेगा आपके पास कैसा, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो पॉजिटिव कांस्टेंट रहना चाहिए ना, तो मतलब अगर मैं 80 यहीं बनाऊं अपने पास से, फिर मैच कर लेंगे, तो इतने हिस्से में एक्सेलरेशन होना चाहिए पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है जी। अब अगले में देखो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, 0, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए आपका, अगले हिस्से में 0 होना चाहिए। अब इसको अगर मैं अलग कलर से प्लॉट करूँ, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगले में 0। फिर उसके बाद आप देखो, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस एंगल कांस्टेंट है, और एंगल कैसा है, नेगेटिव है, मतलब क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, नेगेटिव कांस्टेंट, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। तो ऐसा कुछ, इसको अगर हम मिला दें इस तरह से, तो भाई ये ग्राफ बन रहा है आपके पास, दैट विल बी द आंसर। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास एरिया अंडर वीटी कर्व। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम कर्व है, उसका एरिया आप निकालोगे तो इसका एरिया आपको डिस्टेंस देगा, इवन डिस्प्लेसमेंट भी देगा, वो हम समझेंगे कैसे। लेकिन ये ध्यान रखना है क्या कि एरिया अंडर वीटी अगर कर्व आपके पास है तो उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। सिमिलरली
अगर आपके पास 80 ग्राफ है, 80 ग्राफ है तो भाई उसका एरिया आपको क्या देगा, उसका एरिया आपको वेलोसिटी देगा, ध्यान रखना। अगर आपके पास 80 कर्व है उसका एरिया आपको वेलोसिटी देगा। ठीक है जी, तो इस कॉन्सेप्ट को फिलहाल लेके आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ पे ये है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इस पूरे मोशन में अपने को निकालना है। तो देखो जरा हम कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं कर रहा हूँ डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए क्या बात ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो पहले अगर डिस्टेंस हम निकालें, है ना, तो पहले क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्रिपेजियम है, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल के एरिया कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 5। रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू 5। फिर ट्रिपेजियम है उसके लिए 1 प्लस करेंगे, प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ना, तो एक 5 है एक 15 है, इंटू में बेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस नीचे वाला ट्रायंगल तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेगेटिव में नहीं लेना, पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दैट कैन बी नेगेटिव। तो 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया, 2 से ये 2 गया। तो यहाँ जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10, तो ये आई थिंक 40 और 45 मीटर हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है, तो उसमें हम ध्यान रखना है ये एरिया लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, लेकिन नीचे वाले को माइनस कर देंगे। तो क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है ना भाई। तो ऊपर के एरियाज अगर हम लेने जाएं, ऊपर के एरिया अगर हम लेने जाएं, तो ऊपर का एरिया देखो 15 आ गया था एक सॉल्व करके, और दूसरा आपके पास 10 आ गया था, अगला आपके पास 20 आ गया था, लेकिन नीचे वाला माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो 10 से ये 10 जाएगा, तो 15 और 20 हमारे पास कितने हो गए 35 मीटर। बात समझ आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये 15 कैसे हो गया, ये तो 5 होना चाहिए ना, क्योंकि 2 से 2 कट गया था। सॉरी यार, ये छोटी सी एक सिली मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये 5 है ना, तो 5 अगर तो 25 हो जाएगा ना, 35 कैसे 25। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ नॉन जीरो एक्सेलरेशन। हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है उस इंटरवल में जहां एक्सेलरेशन आपके पास नॉन जीरो है। तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो कहाँ कहाँ पर है देखना जरा इस ग्राफ में। अगर यहाँ से यहाँ का स्लोप बनाओगे एक्सेलरेशन यहाँ जीरो आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ का थीटा जीरो है, तो इस मोमेंट का एक्सेलरेशन जीरो होगा। यहाँ से यहाँ अगर हम स्लोप बनाए तो यहाँ का थीटा क्या है जीरो है, मतलब यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। तो नॉन जीरो तो सिर्फ इस बीच वाले एरिया में है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। इसका मतलब हमें करना क्या है, इस रीजन का ही एरिया निकाल देना है। अब कैसे निकालेंगे भाई, इसको हम ऐसे निकालेंगे कि आप देखो 2 ट्रिपेजियम बन रहे हैं आपके पास, है ना। एक ट्रिपेजियम बन रहा है ये वाला, एक इसके आगे वाला, और दोनों का हाइट वाइट सब कुछ सेम है, तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर निकालने जाएं एरिया जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड है 3, एक है दूसरी साइड 3 है आपके पास, और बेस कितना है आपके पास 5, यहाँ से आ गया 5 है ना। ठीक है जी, और ये एक का निकाला, दोनों का सेम सेम ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 4 पंजे कितना आ गया 20। तो एरिया आपके पास 20, और एरिया बेसिकली क्या है डिस्टेंस है ना, तो यही जो डिस्टेंस है आपके पास वो 20 मीटर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये बात करते हैं काइनेमैटिक्स इक्वेशन, या यूं कहें इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो मैंने आपसे कहा था कि मैं डिफरेंस बताऊंगा। एक हमारे पास होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, ऐसा मोशन जहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है जी, और वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन क्या हो रहा था जीरो। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है,
ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है ना वो वेरिएबल है, वो प्रोपोर्शनल टू कहीं ना कहीं टी होगी, तभी आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। ठीक है जी, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में आपको आई होप डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास तीन इक्वेशंस है, v is equals to u plus at, x is equals to ut plus half at square and v square minus u square equal to 2as। सबसे बड़ी समस्या है कि कब किसको किसमें कब लगाना है। अगर आपके पास सवाल चल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वर्ड यूज है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का नामो निशान नहीं है, तो हम लगाएंगे फर्स्ट। अगर आपके पास ऐसा है क्वेश्चन चल रहा है जहां पे टाइम का नामो निशान नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे क्या, इक्वेशन थर्ड। और अगर ऐसा है बोथ वर्ड टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वो यूज कर ले, तो हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है जी, बस ये बात हमें ध्यान रखनी है और हमारे लिए सारे क्वेश्चंस बड़े आसान होने वाले हैं जितने भी हम करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। आगे आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक सवाल है जहां पे कह रहा है कि अकर एट रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या है जी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 यू विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 144 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। हम जानते हैं कि हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक छोटा सा डाटा आपको देने जा रहा हूं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर आपके पास स्पीड जो है 144 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई सीधा ध्यान रखो ये आपके पास होता है 40 मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर है, तो वो आपके पास बराबर होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज डाटा है, ध्यान रखना इसका। अगर कहीं पर है 36 किलोमीटर पर आवर, तो हाफ कर दो, कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसका भी हाफ कर दो जी, कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत कॉमनली यूज डाटा है जिसको अपने ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड और टाइम दिया है, यहाँ पर टाइम दिया है कितना, 20 सेकेंड। तो देखो टाइम भी दिया है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्ड भी यूज कर लिया, इसका मतलब हमें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का यूज करना है। तो s विल बी इक्वल टू u तो 0 है, इंटू t प्लस 1/2 इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 0 हो गया, 20 का स्क्वायर 400, 400 बाय 2 200 हो जाएगा। तो 200 इंटू a आ रहा है, बस हमें a चाहिए। अब a के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, तो v विल बी इक्वल टू u प्लस at। v आपके पास कितना है, 144 बोले तो 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये आपके पास 40 आ गया, u आपके पास 0 है, a आपको चाहिए, t आपके पास 20 है, तो यहाँ से a जो है आपके पास वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आएगा। जब यहाँ पुट करोगे तो ऐसा जाएगा आपके पास 400 मीटर। सो दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है कि आपके पास कि टू पार्टिकल्स है मूव विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। एक मूव कर रहा है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड से, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो इसने कहा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन। ठीक है जी, एंड दूसरा है वो मूव कर रहा है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड से, और उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कह रहा है कि इफ बोथ रीचेस द फाइनल पोजीशन इन सेम टाइम, अब दोनों ने फाइनल पोजीशन को रीच किया सेम टाइम में, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी दोनों ने सेम ही ट्रेवल किया। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ पाथ, मतलब एक्स आपको बताना है। तो अगर यहाँ से इक्वेशन लगाएं एक्स के लिए, तो एक्स विल बी इक्वल टू u1, u कितना है देखो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 है ना, तो ut 4 इंटू टी प्लस 1/2, a 1 ही है तो 1 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो x विल बी इक्वल टू ut बोले तो 2t और प्लस 1/2 a/2 2/2 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा तो 1/1 सेकेंड यार, यहाँ 1/2 यहाँ 2/2 होगा ना, हाँ 2/2 का स्क्वायर टी स्क्वायर। और मालूम है कि दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो ये दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो 4t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 विल बी इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। ये यहाँ माइनस में आएगा तो ये 2t हो जाएगा, और वो आपके पास टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 बचेगा। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया आपके पास, यहाँ तो 2t हो गया, और टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर में तो टी स्क्वायर बाय 2 ही बचेगा, टी से ये टी जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में दोनों फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अब इसको उठा के ना यहाँ पुट कर दो, तो एक्स निकल के आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 प्लस 2/2 1 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये 8 और ये 16, तो 8 और 16 कितने हो गए, 24 मीटर। दिस विल बी द आंसर। ये मेंस 2008 का आया हुआ सवाल है। ये आपसे कह रहा है कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर 2 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। इन द सेम कार इज मूविंग
विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो ऐसे कैटेगरी के सवाल के लिए ना, जहां पे आपको ऐसा सवाल दिखे ना कि जी ऐसा है तो ये हुआ, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, मतलब अगर 40 से मूव करेगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 मीटर है, अगर 80 से मूव करे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो। अगर ये वाली कैटेगरी बनती है कि ऐसा है तो क्या, ऐसा है तो ये ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी कैटेगरीज के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्मुलेज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्मूला है, जो सेकेंड डिस्टेंस आपको निकालना है S2 दैट विल बी इक्वल टू S1 इनटू में V2 बाय V1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। S2 हमें निकालना है और S1 वो डिस्टेंस जो अपन को मालूम है, तो यहाँ पर अगर उसको अप्लाई करें, S2 हमें निकालना है, S1 दिया है 2 मीटर और V2 दे रहा है वो 80 और ये V1 दे रहा है 40 का स्क्वायर। अब किलोमीटर पर आवर ऊपर नीचे कट जाएंगे तो ये आपके पास कट के कितना 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 मीटर। मतलब नया स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। बात समझ आई ना। तो एक सवाल करते हैं। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कार इज मूविंग अक्रॉस स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब उसका पूरे मोशन में, इट पासेस 2 पॉइंट्स P एंड Q। मान लो P यहाँ है, Q आपका यहाँ है, और जो P से गया वो गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है जी, और जो वो Q से जाएगा वो जाएगा आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड पॉइंट, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी ये बतानी है, और वो कह रहा है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास मिड पॉइंट में बता रहा है ना, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी x, ये डिस्टेंस भी x। अब देखो यहाँ पे सवाल ये है कि कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टाइम की बात नहीं हुई, तो एक बार थर्ड इक्वेशन यहाँ पर, एक बार थर्ड इक्वेशन यहाँ पर, तो यहाँ अगर लगाएंगे तो v स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है जी, विल बी इक्वल टू 2ax। अच्छा यहाँ अगर करें तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2ax। भाई दोनों का RHS तो बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, तो v स्क्वायर माइनस 900 विल बी इक्वल टू 1600 माइनस v स्क्वायर, यहाँ प्लस में आ जाएगा ना, तो आपके पास v स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो गया 2500। अच्छा समझ आ रही है जी, 2v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2500, तो v स्क्वायर जो आपके पास आएगा दैट इज 2500 बाय 2, तो इसका अगर हम रूट कर दे तो रूट करने पर आपके पास ये कितना बनेगा, रूट ओवर 2500 डिवाइड बाय 2, तो 50 रूट 2, 50 बाय रूट 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये नियरली आपके पास 50 डिवाइड बाय 1.41 ना, ये नियरली आपके पास 35 किलोमीटर पर आवर के आसपास आंसर आएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं फ्री फॉल। फ्री का मतलब फोकट में, फॉल का मतलब गिरना, है ना। फोकट में कोई चीज गिर रही है, अच्छा फोकट में कैसे गिर रही है, उसको गिराने के लिए कोई इनपुट नहीं दिया गया, इन द मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ नीचे की तरफ फॉल हो रही है, तो ऐसे मोशन को अपने फ्री फॉल कहते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या कि जो एक्सेलरेशन है इस केस में वो हमेशा 9.88 होता है और ऑलवेज टुवर्ड्स अर्थ होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। तो अब होगा क्या कि जो हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन पढ़ी है उनमें कुछ नहीं करना, डिट्टो यही सेम इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। बस इसमें अच्छी बात क्या होगी कि एक्सेलरेशन हमारे पास अब माइनस जी के बराबर होगा, यानी माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, बस समझ लेना, तो हमारे लिए और आसानी होगी। काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन करेंगे जहां वर्टिकल मोशन आएगा ना, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो वहां अपनों को ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ए की जगह माइनस जी पुट कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात का ध्यान रखना है क्या कि वर्टिकल मोशन के केस में ना भाई सबसे जरूरी ये है कि बॉडी अगर ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है तो साइन का ध्यान देना है। आपके पास ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, नीचे आते वक्त वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों ही केस में नीचे रहने वाला है, तो एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव लेंगे। ये बात ध्यान रखना कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नीचे आते वक्त नेगेटिव, इसका ध्यान नहीं करेंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे इक्वेशंस यही अप्लाई करनी है, बस एक ही वैल्यू हमें गिवन होगी, नोन होगी पहले से। ये कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। जो यू दिया है आपको 40 मीटर पर सेकंड दिया है, देन वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ बॉल पूछ रहा है। और देखो नीचे से ऊपर फेंका है तो वर्टिकल मोशन हो गया ना, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगाएंगे सीधा, तो v विल बी इक्वल टू u प्लस 80। आपको v बताना है, u आपको दिया है 40, एक्सेलरेशन -10 और t दिया है 2 सेकंड, तो v कितना आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन था ये,
पता नहीं क्यों हमने इसमें अपना 1 मिनट भी वेस्ट किया। आगे आते हैं। अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u। ठीक है जी, एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका स्पीड u के साथ, ठीक है, एंड रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड 3u। ऊपर जाएगा, लौट के वापस आएगा विद स्पीड कितना, 3u। तो आपसे कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ टावर। हाई, कुछ मिसिंग है यार यहाँ पर, एक सेकेंड, इसमें कुछ मिसिंग है। इसमें मिसिंग क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूं। कह रहा है स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, यहाँ पे आई थिंक आएगा अपवर्ड फ्रॉम अ टावर। ठीक है ना, ये छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ मिसिंग है, फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट h। ठीक है, अब ये सवाल होगा आपसे, ये क्या कह रहा है कि आपसे के पास कोई टावर है, ऐसा अज्यूम कर लिया हमने, एक बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका u स्पीड से, h हाइट का टावर है, ये ऊपर जाएगा और घूम के नीचे आके वापस टकराएगा ये 3u स्पीड से। तो आपको हाइट ऑफ टावर बताना है। देखो यहाँ टाइम की बात नहीं कर रहा ना, टाइम की बात नहीं कर तो इक्वेशन नंबर 3 लगाएंगे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है जी, 3u, नेगेटिव का स्क्वायर कर देंगे, u कितना है, u ही है, 2 इंटू एक्सेलेरेशन कितना ले रहे हैं हम, माइनस का g ले रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ट्रेवल हो रहा है तो माइनस का h ले रहे हैं। ठीक है जी, अब ये कितना हो गया आपके पास, 3 तिया 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2g इंटू h। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, 8u स्क्वायर बाय 2g, यानी h कितना आ गया आपके पास, 4u स्क्वायर बाय g। ये आपके पास हाइट आ गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 balls of 600 ग्राम एंड 400 ग्राम आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इतना, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच बाय देम। मैक्सिमम हाइट, इस देखो मैं ना इससे पहले कुछ चीजें आपको लिखवा दूं जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम मिल जाएगा क्या, ध्यान देना। कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं जो हमें सीधा न्यूमेरिकल्स में इंप्लीमेंट करने हैं, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंक रहे हो, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा, कुछ मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा ना जी, h मैक्स। ठीक है, अब वो लौट करके वापसी कहाँ होगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर गया होगा तो वहां जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट ट्रेवल किया उसने कुछ, दैट इज h मैक्स। कुछ कैलकुलेशंस है यहाँ पे क्या, कि अगर हम h मैक्स निकालना चाहे ना तो नीचे से ऊपर में इक्वेशन लगाऊंगा क्या, कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as। v तो 0 है, u आपके पास u स्क्वायर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 2 इंटू ये माइनस g इंटू ये h हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है ना भाई, वो u स्क्वायर बाय 2g। इसको ध्यान रखो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला दैट इज u स्क्वायर बाय 2g। एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया। ठीक है जी, इवन यही नहीं, अगर यही मोशन को मैं उल्टा मान लो, कि मान लो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनली वो u वेलोसिटी से टकरा रहा है, तो उसने उसकी स्पीड फाइनल कितनी होगी, इसको अगर मैं v कह लूं, है ना, v और u बराबर है, हालांकि ये स्पीड v कितनी होगी अगर वो v स्पीड से टकराएगा। तो इसी इक्वेशन को जरा कन्वर्ट करना, तो यहाँ से v विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, √2gh। एक ये फॉर्मूले को भी ध्यान रखो, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, इसकी कंडीशन क्या है, जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। अच्छा, अब इस सवाल में मैं कहूं कि नीचे से ऊपर जाने में उसने कितना टाइम लिया, तो उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, तो भाई v इज इक्वल टू u प्लस 80 अगर हम यहाँ पे लगाएं तो v विल बी इक्वल टू u प्लस 80। v तो 0 है, ये u होगा, a की वैल्यू माइनस g इंटू टी, तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया, u बाय g। तो एक बात बताओ, अगर उसने ऊपर जाने में इतना टाइम लिया तो नीचे आने में इतना ही लिया होगा। तो यहाँ पर अगर हम टाइम ऑफ एसेंट दोबारा लिखो मैं, है ना, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट दोनों बराबर हैं, सॉरी इसको टाइम ऑफ एसेंट जो है बराबर है किसके, टाइम ऑफ डिसेंट के। तो यानी वो ऊपर जाने का टाइम एसेंट का और बराबर नीचे आने का टाइम डिसेंट का, ये बराबर है कितना, u बाय g के। तो अगर मुझे टोटल टाइम निकालना हो या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो वर्टिकल मोशन के केस में, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो भैया जितना टाइम ऊपर गया तो टाइम नीचे आया, तो वो कितना हो जाएगा, 2u बाय g। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम सीधा याद रख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी बड़ी हेल्प करने वाले हैं ये। अब आते हैं आगे के सवाल पे। ये कह रहा है कि 2 बॉल्स हैं और इतने इतने ग्राम के, लेकिन देखो पहली बात, हम जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करते हैं उनका मास से कोई लेना देना नहीं है। आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद दिस फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। भाई निकालते हैं ना, पहले का अगर निकालेंगे तो u स्क्वायर बाय 2g,
यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2g, और दूसरे का निकालोगे h2 तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 6 का स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये पूरा कटपिट के 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। तो अगर इसको हम काटेंगे 4 से वापस तो 4 चौक 16, 9 चौक 36, तो 4 स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। You can an object is thrown upward with this find velocity at half of maximum height। तो मैक्सिमम हाइट पहले हम निकाल लें। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर बाय 2g से। ठीक है, अभी कह रहा है क्या कि 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकंड है ना, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 20 हो जाएगा। तो यानी मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 20। यानी जो डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया उसका हाफ ट्रेवल किया ना, जो h है आपके पास वो h मैक्स बाय 2 है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है कितना 10 मीटर। तो भाई 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर आपने उसको फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, और उसका हाफ ट्रेवल किया 10 मिनट ट्रेवल किया मतलब, और यहाँ वेलोसिटी कुछ v हो गई। तो ये अगर आप निकालोगे थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v आपको निकालना है, u हम लेंगे 20 प्लस का क्योंकि ऊपर की तरफ है, 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 400 विल बी इक्वल टू माइनस का 200, यही होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में लोगे ना। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा v अगर हम यहाँ से निकालें दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है यार, इसको बहुत शॉर्ट में हम कर सकते हैं भाई। देखो कैसे, ये कह रहा है कि यहाँ वेलोसिटी क्या है आपको ये बतानी है ना, मतलब ये जो भी हाइट है ये जो भी हाइट है आपके पास ये एच मैक्स बाय 2 है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है, तो नहीं नहीं ये बात वही पड़ जाएगी, कोई नहीं बात वही पड़ जाएगी। यहाँ पर आगे आता है, ये कह रहा है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, इसको देखो हाइट h विद वेलोसिटी 0, अच्छा ड्रॉप किया गया, स्ट्राइक्स ग्राउंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बताना है। इसका मतलब फर्स्ट केस, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात टाइम की बात आई है, नहीं टाइम की बात यहाँ पे नहीं आई है, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगाने, टाइम की बात नहीं करा ना, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की यानी हाइट की बात हुई है, तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। पहले केस में आपसे क्या कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी 3 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अच्छा वर्टिकल मोशन है ना, वर्टिकल मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, हाइट कुछ h है। अब सेकेंड में ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हाइट वही है भाई, हाइट यहाँ से निकाल लो थर्ड इक्वेशन लगा करके, है ना। तो मैक्सिमम हाइट वाले तो कॉन्सेप्ट हो गया ना, कि देखो इधर जो मैक्सिमम हाइट मैंने लिखवाई वहां फाइनल वेलोसिटी 0 है, मतलब उसने मैक्सिमम हाइट ट्रेवल किया होगा। तो उल्टा केस चल रहा है ना, ये 0 से लेके कुछ वेलोसिटी हो रही है, तो यहाँ पे h का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो u स्क्वायर बाय 2g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो h अगर हम निकालें 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 अपॉन में 20, यानी h की वैल्यू आपके पास 9/20 मीटर आ गई। अच्छा 9/20 मीटर। अब अगर हम यहाँ थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें तो v स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ट्रेवल हो रहा है ना, तो उसको हम लेंगे माइनस का 9/20, क्योंकि नीचे की तरफ ट्रेवल हो रहा है, ध्यान रखना h जो है नीचे ट्रेवल हुआ है तो माइनस का लिया जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस 16 विल बी इक्वल टू, इससे ये 2 बार में जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये 25 हो गया, यानी v कितना आ गया आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये सवाल लिखते हैं कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा एक बॉल को किसी प्लेटफॉर्म से रिलीज किया गया, तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म ऐसे कुछ मान लेते हैं उठा हुआ, एक सेकेंड, कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये कोई बिल्डिंग मान लो, चलो ना हमें तो वर्टिकल मोशन से मतलब है, अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास कोई बिल्डिंग है इस तरह से। ठीक है, अब इस बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी और उसको t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे छोड़ा गया। ठीक है, और मान लो कुछ यहाँ तक पहुंचा होगा। अब ये कह रहा है 6 सेकेंड के बाद एक दूसरी बॉल है, उसको नीचे थ्रो किया v स्पीड से, कब एट, इसको हमने थ्रो किया t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अच्छा अभी क्या था, 2 बॉल्स विल मीट एट t इज इक्वल टू 18 सेकेंड। 18 सेकेंड पे दोनों मिल गए, 0 सेकेंड से मोशन शुरू हुआ, 6 सेकेंड के बाद हमने इसको फेंका और 18 सेकेंड पे दोनों मिल गए। इसका मतलब इसने तो पूरा ट्रेवल किया है 18 सेकेंड तक, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ट्रेवल्स फॉर 18 सेकेंड।
और दूसरा वाला 6 सेकंड के बाद फेंका गया और वो इसको मीट कर गया। लेकिन दूसरे वाले ने कितनी देर तक ट्रेवल किया होगा? 6 सेकंड कम ट्रेवल किया होगा ना भाई। उसने ट्रेवल किया होगा, ट्रेवल्स फॉर 12 सेकंड। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि इस बॉल को 6 सेकंड के बाद फेंका गया है और ऑब्वियस बात है फेंका गया है तो इनिशियल स्पीड मिली हुई है तो जल्दी जल्दी चल के आ रहा होगा। तो यानी और यहाँ पे आके दोनों मिल गए, यानी इसका जो टोटल मोशन है बाद वाली बॉल का वो 12 सेकंड तक है और पहले वाली बॉल का जो टोटल मोशन है वो 18 सेकंड तक है। तो यहाँ पर हमें, और हाँ क्योंकि ये मिल गए तो डिस्प्लेसमेंट सेम ट्रेवल किया होगा तो S1 S2 बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें v निकालना है तो सीधा इसी को एलेबोरेट करते हैं ना, एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, u1 इंटू टी प्लस का 1/2 a इंटू t1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू u2 इंटू टी2 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी2 का स्क्वायर। अब पहली बॉल के लिए इनिशियल स्पीड 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। एक्सेलरेशन है -10/2 और पहले के लिए टाइम कितना है जी, 18 सेकेंड। u2 दूसरे बॉल की इनिशियल स्पीड उसने दी है कितनी, v, उसके लिए टाइम लगा 12, एक्सेलरेशन माइनस का 10/2 इंटू टाइम है 12 का स्क्वायर। यहां अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास ये हो गया -5 इंटू 18 का स्क्वायर 324 विल बी इक्वल टू 12v माइनस 5 इंटू 12 का स्क्वायर 144। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो ये माइनस का 1620 हो जाएगा। 1620 विल बी इक्वल टू 12v और ये माइनस का 720 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा तो ये आपके पास माइनस का 900 हो जाएगा सॉल्व करके, विल बी इक्वल टू 12v। तो v अगर सॉल्व करोगे आपके पास तो 900 माइनस का 900 डिवाइडेड बाय 12 तो ये नियरली आपके पास 75 मीटर पर सेकेंड आएगा माइनस में। और माइनस में क्यों जी, क्योंकि नीचे की तरफ फेंका गया, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर आपके पास 75 मीटर पर सेकेंड रहने वाला है। आगे आते हैं, अगला सवाल है कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर व्हिच इट डीएक्सेलरेट्स टू कांस्टेंट रेट कम्स। अच्छा, रेस्ट टू रेस्ट वाला केस है भाई। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है शुरू में भी 0 बाद में भी 0, बीच में वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम हुई होगी ना, फिर क्योंकि बढ़ रही है पहले एक्सेलरेट हो रहा है फिर डीएक्सेलरेट होना शुरू हो गया तो एक्सेलरेशन माइनस बीटा होगा। तो आपको बताना है, और कह रहा है टोटल टाइम जो है t है, मान लो पहले में कुछ ने t1 लिया होगा और दूसरे में कुछ टाइम t2 लिया, तो आपको बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी बाय कार। तो देखो टाइम की बात कर रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो v विल बी इक्वल टू u तो 0 है प्लस 80 तो अल्फा इंटू t1। यहाँ टाइम t2 लिया उसने तो v तो 0 है, विल बी इक्वल टू u कितना है, वो v मैक्स है ना, v मैक्स है प्लस अल्फा मतलब एक्सेलरेशन की जगह माइनस बीटा इंटू टाइम t2। तो यहां से आपके पास v मैक्स जो है किसके बराबर आ गया, बीटा इंटू टी के, और यहाँ से v मैक्स आ रहा है किसके, अल्फा इंटू t1 के बराबर। तो एक तो हमें ये दिख रहा है क्या कि अल्फा इंटू t1 बराबर बीटा इंटू t2 है। अच्छा, ये भी कह रहा है कि टोटल टाइम जो है वो t है, टोटल टाइम t लगा और वो t किसके बराबर होगा, t1 प्लस t2 के, है ना। तो अच्छा एक सेकंड यार, हम इधर जा क्यों रहे हैं ना, इसमें सिंपल बोला टोटल टाइम t है तो t विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो t अगर हम निकालें, t1 यहाँ से निकालो वो कितना हो जाएगा, v मैक्स अपॉन अल्फा, तो v मैक्स अपॉन अल्फा, और t2 कितना हो जाएगा आपके पास, v मैक्स अपॉन बीटा। तो v मैक्स हमें निकालना है ना, इसको हम v मैक्स कॉमन निकाल लें, यहाँ से v मैक्स कॉमन निकालने हैं तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है दैट इज अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास निकल के आ जाएगी। नहीं उल्टा, ये अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हॉट एयर बलून एट 500 मीटर हाइट व्हेन इट वाज मूविंग अपवर्ड, ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम मूविंग प्लेस। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, हॉट एयर बलून है ना, हॉट एयर बलून है, इस तरह से ये बकेट सा कुछ इसके अंदर है और ये ऐसे हवा में उड़ रहा होगा बलून के साथ। ये कह रहा है कि ये कितनी ऊंचाई पर था जमीन से, 500 मीटर पर, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, और जब ये 500 मीटर की हाइट पर था तो यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया।
फाइंड स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब जरा सिनेरियो समझो, जब यहाँ पे आप बॉल को ड्रॉप करोगे, भाई एक बात समझे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग प्लेस से ड्रॉप किया जाता है तो वो उस मूविंग प्लेस की स्पीड ही एक्वायर कर लेती है, ठीक है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी मूविंग प्लेस से ड्रॉप किया जाएगा तो वो उसकी स्पीड को एक्वायर कर लेगी। इसका मतलब जब आप इसको छोड़ोगे ना, तो शुरू में छोड़ते वक्त ये भी 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाके वेलोसिटी 0 होगी और फिर ये ऐसे नीचे मूव करना शुरू कर देगा। ये पूरी कहानी रहने वाली है यहाँ के मोशन की। तो आपको बताना है कितनी स्पीड से वो हिट करेगा, टाइम की बात नहीं कर रहा है, हाइट है, वेलोसिटी है, मतलब थर्ड इक्वेशन लगेगी। तो आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as। v कितना है जी पता नहीं, निकालना है। u कितना है हमारे पास, 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 और डिस्प्लेसमेंट 500 है नीचे की तरफ, तो माइनस का 500 लिया जाएगा। तो ये v स्क्वायर माइनस 16 विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया आपके पास 10,000, ठीक है चलिए। तो ये v विल बी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 10,000 500 इंटू 10, हाँ ठीक है 10,000 प्लस 16 ना, तो जो भी v आएगा आपके पास 10016 इतने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो टकराएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास गैलीलियोज लॉ। देखो बड़ा जबरदस्त लॉ है ये, हमारे कुछ क्वेश्चंस को ना बड़ा शॉर्ट कर देता है, समझो बड़ा जबरदस्त चीज है ये। कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो भाई 0 रहने वाली है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि उसने t सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया है ना, t सेकंड में। तो जब वो t सेकंड में यहां से यहां पहुंचेगा तो अगर हम h1 निकालें तो ut प्लस हाफ है t स्क्वायर से u2 0 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बचेगा, माइनस का g/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब मान लेते हैं 2t टाइम में उसने इनिशियल से लेके अब तक h2 कवर कर लिया, और ये माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि h1 नीचे की तरफ ट्रेवल हो तो माइनस में होगा ना। तो आपके पास h1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, gt स्क्वायर बाय 2 h1। अगर हम h2 निकालें तो अब मैं माइनस में हुआ होगा, माइनस से माइनस काट के सीधा प्लस ही कर रहा हूँ मैं, विल बी इक्वल टू u फिर से 0 है तो g/2 इंटू टाइम कितना लिया उसने 2t, तो 2t का स्क्वायर यानी कितना हो गया ये 4 टाइम्स gt स्क्वायर बाय 2, है ना। यानी कि जो h2 है वो कितना हो गया 4h1 के बराबर, ठीक है जी। अब अगले केस से मान लेते हैं टाइम उसने 3t लिया, मतलब 3t में उसने h3 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ से अगर h3 निकालेंगे तो दैट इज g/2 इंटू टाइम लिया उसने 3t का स्क्वायर, तो ये 9 टाइम्स gt स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना। यानी हम क्या कह सकते हैं कि h3 जो है वो 9h1 के बराबर है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे दो तरह के रेशो चलते हैं, उसका हमें ध्यान रखना। देखो अगर उसने, हम बात करें कि पहले सेकंड में उसने 1 सेकंड में, अगर t सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया h1, तो 2t में ट्रेवल किया 4h1, तो 3t में कितना ट्रेवल करेगा 9h1। अब इसको मैं ऐसे कहूं कि उसने 1 सेकंड में ट्रेवल किया h1, तो 2 सेकंड में ट्रेवल करेगा 4h1, 3 सेकंड में करेगा 9h1, मतलब मल्टीपल चल रहा है ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 5 सेकंड में ट्रेवल किया उसने h1, तो उसका दुगना 10 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा 4h1, 15 सेकंड में कितना करेगा 9h1। मल्टीपल्स देखना है आपको। अब ऐसे ही मैं अगर कहूं कि उसने 10 सेकंड में ट्रेवल किया h1, तो 20 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा 4h1, तो उसका 3 गुना 9, 30 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा 9h1। बात समझ आ रही है ना? तो ये चीज याद रखे। इस रेशो को देखो कि अगर आप रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बात करें इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो वो रेशो किस में चल रहा है आपके पास, ये ना, ये h1 है, ये 4h1 है, 9h1 है। h1 से h1 अगर हम काट दें तो 1:4:9, और अगला क्या होगा आपके पास 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। फिर अगला आपके पास क्या होगा 5 गुना 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 1:4:9 25। ये रेशो आपके पास कंटिन्यू चलता रहेगा टाइम का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? टाइम के मल्टीपल का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास रेशो है 1 सेकंड 2 सेकंड और 3 सेकंड में। अगला है आपके पास फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड। इस पे अच्छे से फोकस करो। मतलब क्या कि देखो फर्स्ट सेकंड मतलब पहले सेकंड में, फर्स्ट का मतलब 1 नहीं, पहले सेकंड की बात चल रही है ना। पहले जो टाइम है उस टाइम की बात चल रही है, वहां पे उसने ट्रेवल किया कितना h1। अब सेकंड सेकंड का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ये है आपके पास सेकंड। अगले सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, और ये किसके बराबर हो जाएगा h2 माइनस h1 के, है ना। और h2 हमारे पास कितना है 4h1 है। इसको अगर हम यहां सॉल्व करें, h2 हमारे पास 4h1 है, माइनस h1 करेंगे तो कितना आएगा 3h1 आएगा। मतलब सेकंड, अगर फर्स्ट सेकंड में उसने h1 ट्रेवल किया तो सेकंड सेकंड में कितना कर रहा है जी वो
3h1 कर रहा है, ठीक है ना। अब थर्ड सेकंड का मतलब 2 से लेके 3 सेकंड के बीच में कितना ट्रेवल किया होगा, है ना। 2t से लेके 3t के बीच में कितना किया होगा, तो उसके लिए हम क्या कर चलेंगे, h3 में से h2 माइनस कर देंगे, और h3 हमारे पास 9h1 है, माइनस h2 कितना है 4h1, तो कितना आ गया ये 5h1 के बराबर। बात समझ आ रही ना। तो यानी फर्स्ट सेकंड में अगर h1 है, सेकंड सेकंड में 3h1 है, तो अगले सेकंड में 5h1 होगा, अगले में आपका 7h1 होगा। और इसी तरह से अगर h1 से h1 हम काटते चलें तो हमारे पास जो एक प्रॉपर रेशो बन के आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि गैलीलियोज लॉ के सवाल हमें कैसे मिलने वाले हैं। ध्यान रखना ये 1, 2, 3 सेकंड की बात कर रहा है या पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला आपके पास डायरेक्ट सवाल है, क्या था रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फॉलोइंग इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। 2022 का सवाल है। अगले 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 सेकंड की बात कर रहा है तो भाई 1, 3, 5, 7 ये रेशियो चल रहा होगा ना, ठीक है जी। आगे आता है, अगला कह रहा है कि a stone falls freely under gravity, it covers distance h1 h2 h3 in first 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड। मतलब पहले के 5 सेकंड में h1, तो अगले 5 सेकंड में h2 किया, अगले 5 सेकंड में, इसका मतलब h2 क्या होगा 3h1 के बराबर। और फिर अगले 5 सेकंड, मतलब ये आपका पहला सेकंड है, ये आपका नेक्स्ट 5 सेकंड दूसरा सेकंड है, और ये भी आपके पास नेक्स्ट 5 सेकंड तीसरा 5 सेकंड है। तो जो h3 है वो किसके बराबर होगा 5h1 के। तो h2 विल बी इक्वल टू 3h1, यानी यहां से हम ये देख सकते हैं क्या कि h1 जो है आपका, h1 जो है वो h2/3 के बराबर है और h3/5 के बराबर है। तो ये आ जाएगा जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो द वाटर ड्रॉप, भाई ये बहुत जबरदस्त सवाल है। कह रहा है वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल, यानी हर इक्वल टाइम में गिर रहा है फ्रॉम अ टैप। तो यहाँ पे एक छोटी सी टोटी अपनी बना लेते हैं इस तरह की, है ना। ये आपके पास इसमें कह रहा है कि वाटर गिर रहा है रेगुलर इंटरवल पर। द थर्ड ड्रॉप लीविंग द टैप, तीसरा ड्रॉप जो है इसको लीव करने वाला है। एट दैट इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर पहुंच गया, ठीक है। और ये कह रहा है इसकी जो हाइट है ना, इस टैप की हाइट दी है वो आपको 5 मीटर दी है। अब इसका मतलब जो सेकंड ड्रॉप है कहीं बीच में होगा, ठीक। अच्छा इसने एक बात बोली क्या कि एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या कि अगर हम बोले कि यहां से यहां आने में इसको टाइम t लगा, तो यहां से यहां पहले ड्रॉप को आने में 2t लगा होगा, है ना। मतलब बराबर बराबर टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब कि जब थर्ड ड्रॉप जस्ट निकलने वाला है तो 2 ड्रॉप जो है सेकंड ड्रॉप वो t टाइम पहले निकल चुका, और फर्स्ट ड्रॉप जो है 2t टाइम पहले निकल चुका है। रेगुलर इंटरवल का मतलब ये है ना, ठीक है जी। मतलब कहीं ना कहीं गैलीलियोस लॉ वाला कॉन्सेप्ट तो निकल के आ रहा है, लगा सकते हैं उसको। आपसे पूछ क्या रहा है कि हाउ फार अबव द ग्राउंड, कितने ऊपर होगा। मान लेते हैं यहाँ से वो x डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है। अगर यहाँ से वो x डिस्टेंस ऊपर है तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 5 - x हो जाएगा। समझ आया ना। तो अब गैलीलियोस लॉ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे समझो। हम कह रहे हैं कि ये पहला डिस्टेंस है आपके पास, कि अगर उसने टाइम t में 5 - x ट्रेवल करा तो 2t में कितना करेगा 4 × 5 - x। बात समझ आ रही है, क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत नहीं थी। अच्छा तो 2t में वो ट्रेवल कर रहा है कितना 4 × 5 - x, और जो 2t में उसने ट्रेवल किया है असल में वो गिवन है 5 मीटर। इसका मतलब 4 × 5 - x बराबर कितना 5। तो भाई 4 डिवाइड में ले जाओ तो 5 - x विल बी इक्वल टू 5/4। अब 5/4 कितना हो जाएगा आपके पास, इसको अगर हम काटेंगे तो 4 × 4 वो एक बचेगा पॉइंट लेके 0, तो 1.25, ठीक है जी 1.25 आ गया। तो 5 - x विल बी इक्वल टू 1.25, तो x विल बी इक्वल टू 5 - 1.25, तो x विल बी इक्वल टू 3.75, दैट विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, एंड देयर छोटा सा फॉर्मूला इसका, क्या s विल बी इक्वल टू u प्लस a/2 × 2n - 1, ठीक है ना। ये जरा सा चुन्ना सा पिद्दी सा फॉर्मूला है, इस पे ध्यान रखना है। जहाँ पे u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, n जो है आपके पास टोटल टाइम है। बहुत घटिया सवाल होते हैं इसके, टोटल टाइम है क्या लास्ट सेकंड का पूछ रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कंप्लीट मोशन है ना वो हुआ 10 सेकंड का, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको बताओ 90 सेकंड में, मतलब 9 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में उसने कितना ट्रेवल किया होगा। ये आखिरी सेकंड में
तय किए गए डिस्टेंस की बात करता है। तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, u प्लस ए बाई टू 2n-1। बड़े सिंपल सवाल रहते हैं, कैसे देखो, जैसे कि एक ही सवाल मैंने यहाँ पिक किया, कह रहा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u क्या है 0। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th एंड 3rd सेकंड। तो भाई यहाँ पे टाइम 4 है और यहाँ पे टाइम 3 है, कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं। तो हम s4 अगर निकालें 4th सेकंड के लिए तो ये तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा a/2, वर्टिकल मोशन का -g होगा, बट क्योंकि दोनों में ही सेम रहने वाला है तो हम पुट नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे हैं ऐसे। तो इंटू में 2 इंटू पहले का टाइम 4 है -1 खत्म। ऐसे s3 निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a/2 इंटू 2 इंटू टाइम कितना लगा 3 -1। तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो a/2 से a/2 कट जाएगा ना, इसीलिए मैंने a की वैल्यू पुट नहीं की थी। ऊपर कितना बच रहा है, 4 दूनी 8 -1 7 और 3 दूनी 6 -1 5, तो 7/5 7/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी पीपीटी समाप्त है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से मैं सारे चैप्टर्स क्लास 11th एंड 12th के डिटेल में इवन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए भी अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि टाइम इतना कम है तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर ही फोकस करना है, बट स्टिल मैं थ्योरी भी रिकॉल करवा रहा हूँ, देख रहे हो आप। ठीक है जी, तो ये वीडियोस अगर वाकई आपको पसंद आ रही है ना, थोड़ा सा एप्रिसिएशन चाहिए, उसके लिए आप इन वीडियोस को भाई शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी देखें और नीट से पहले पहले एक फास्ट फॉरवर्ड रैपिड रिवीजन हो जाए, क्रैश कोर्स टाइप का हम चला रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग और अप्रिशिएट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को शेयर करके, कमेंट करके। ठीक है जी, थैंक यू। मिलते हैं मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल, जहां हम पढ़ेंगे।